हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से ये आपको कॉपियों का रिव्यू दिया जा रहा है, जिसमें 10th क्लास की इसमें अभी हम लोग हिंदी की कॉपी को रिव्यू करने वाले हैं। जो ये कॉपी हम रिव्यू करेंगे ये 2019 वाले सेशन की है। 2020 का हमारा हिंदी का एग्जाम हुआ नहीं था और 2021 की कॉपी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड बच्चों का ही हुआ था, तो इस वजह से उन लोगों ने पब्लिश नहीं किया हुआ है। तो हम 2019 की कॉपी देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉपी है वो 20 पेज की है, पर जो 2022 में आपको कॉपी आएगी वो आएगी 24 पेज की। तो इसका ध्यान रखना, ये आपकी 24 पेज की कॉपी होने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें लिखना कैसे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो ऐसा केवल आंसर नंबर डालेंगे, क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो। तो आपको ये सेंटर में ही डालना है। ये लाइन आपकी पहले से ऐसी आएगी। तो जैसे मान लो मेरे को पहला क्वेश्चन करना है, तो मैं पहला यहाँ पे डालूंगा, फिर उसके ये ऑब्जेक्टिव के जितने भी आंसर हैं, जैसे 5 हैं तो 5 को ऐसे लिखा, और उसका जो जो आंसर होगा वो मैं यहाँ पे देते जाऊंगा। कई बच्चे यहाँ पर भी लिखते हैं 1 2 3, तो ये भी सही है कि आप हाशिए के इस तरफ लिखते हो, अगर इधर भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा चलेगा। ठीक है, अगर मेरे को पहला क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा 2 लिख देता और फिर इसको ऐसा लाइन से करता। ये पहले कोई सा भी कर सकते हो आप, पहला दूसरा तीसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आप जब ये वाले पोर्शन करोगे तो इसका ध्यान रखोगे, जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसके ऑप्शन वाले ये सारे सीरियल वाइज होना चाहिए, और आपको कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही होगा। तो जैसे लास्ट में जब आपके 10 मिनट बच जाए तो एक बार ये सारे क्वेश्चन देख लेना आपने अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। अगर कोई सा कॉलम खाली हो तो एक आध उनमें से चुन करके लिख देना, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स है तो मन से लिख देना। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चन देखने से पहले एक कमेंट देख लेते हैं हम लोग। किसी ने एक कमेंट किया था लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये हमारी एक वीडियो है जो मैंने क्या काम किया था, 12th क्लास की इंग्लिश की कॉपी को रिव्यू किया था। ठीक है, एमपी बोर्ड की 2022 के लिए इसमें एक साथ 3 कॉपी को रिव्यू किया था। तो इसमें किसी ने कमेंट किया हुआ है, हाँ ये देखो कमेंट है, अभिराज सेन ने, इन्होंने लिखा है, पागल नहीं है सब लोग की ब्लैक पेन यानी काले पेन से पूरा करें। तुमने चेक भी काले पेन से कर दिया, वाह। और ब्लू रंग यानी नीले रंग का तो कुछ यूज ही नहीं किया है। भाइयों, इस सब बातों से कौन कौन सहमत है बताओ। तो बेटा मैं ये क्लियर कर दूं आप सभी को कि ये जो कॉपी मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ, ये एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है। और ये जो ब्लैक और ब्लू कलर का मसला है, तो ये स्कैन करके आई हुई है कॉपी। तो ब्लैक कलर भी इसमें ब्लैक दिख रहा है, ब्लू भी ब्लू दिख रहा है, और रेड भी आपका ब्लैक ही दिख रहा है। मतलब सारे कलर आपको कैसे दिखने वाले हैं, ब्लैक, क्योंकि ये स्कैन करके आया हुआ है। ठीक है, तो आप 2 पेनों का यूज कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू का। रेड और ग्रीन कलर आपको नहीं यूज करना है, ब्लैक और ब्लू यूज करना है। तो जैसे ये वाला सेक्शन है, ये आप किससे लिखोगे, ब्लैक कलर से, और बाकी का जो ये वाला सेक्शन है ये आप किससे लिखोगे, ब्लू कलर से। तो आपको ब्लू से लिखना है और ये पोर्शन ब्लैक कलर से लिखना है। आप दोनों पेन का यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में आगे है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये भी देखो लाइन से किए हुए हैं। और अगर हम आगे जाएंगे तो ऐसे ही थर्ड वाले को भी ये हमें लाइन से ही लिखना है। मैच द कॉलम का आप ध्यान रखना, जो भी आपका आएगा तो आपको ऐसे लिखना है कि इधर से सारे लाइन से लिखे, जो भी है आपका, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा, फिर उसके सामने आपको वही लिखना है जो आंसर सही है। जैसे मान लो पहले का तीसरा सही है, तो आप यहाँ पे पहले के सामने पहला नहीं लिखोगे, तीसरा वाला लिखोगे। दूसरे का मान लो चौथा सही है, तो ये इस तरह से लिखोगे। तो इसको आपको पूरा उतारना है, ये वाला ऐसे ही उतारना है। राइट हैंड साइड वाले को जो आपके पेपर में, इसको ऊपर नीचे करके, मतलब जो सही है उसके सामने सही सही वाला ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद में आगे हम चलेंगे तो ये 1 वर्ड वाले हैं, तो 1 वर्ड वालों को आपको एक लिखना है। चाहो तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो, और चाहो तो आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन में, दूसरे का 1 में है, तीसरे का ये 2 लाइनों में है, फिर उसके बाद में ये 1 वर्ड में है, फिर ये भी 1 वर्ड में, तो ऐसा आप कर सकते हो। फिर आपके जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको आपको 1 2 और 3 लाइनों में लिखना है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना, इसी के आसपास रहना। और आंसर नंबर सबका आप बीच में डालोगे ताकि सामने वाले को क्लियर दिखते जाए, तो आपको ऐसा नहीं हो कि 2 क्वेश्चन को एक ही मान करके चेक हो गया। फिर ये आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट है, कि मतलब 3 या फिर 4 और बड़ा से बड़ा 5 लाइन हो, 5 से ज़्यादा नहीं जाने देना है, 3 से आपको कम नहीं जाने देना है। जैसे 3-3 में सारे आंसर लिखे हुए, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ते हुए जाना है आपको। चाहो तो आप स्केल से ऐसा लाइन भी खींच सकते हो, वो भी ज़्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये जैसे आप 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन करोगे तो उसको आपको इतना लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, और बड़ा नहीं। आप और ज़्यादा बड़ा लिखना चाहते हो 3 मार्क्स के लिए, तो जो ये आपका कॉपी का पेज है इसको हाफ कवर कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। और हाफ कवर जब करोगे, जब आप पॉइंटों में लिखोगे, आप पैराग्राफ लिख करके इतना लंबा कवर मत करना। अगर आपको पॉइंट लिखते नहीं आ रहे हैं तो कॉपी में इसमें पैराग्राफ को ब्रेक करना जरूर याद रखना। जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 17 का आंसर, तो इन्होंने कैसे लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर ये पैराग्राफ को कुछ इस तरह से ब्रेक करके लिखा जाता है।
तो अगर आपके आंसर में पैराग्राफ को ब्रेक करते हो तो ऐसे लगता है कि सामने वाले को अच्छे से आ रहा है, तभी तो उसने सिस्टमेटिक ये अलग अलग चीज़ें बताई हैं, और सामने वाले को भी पढ़ने में अलग अलग समझ में आता है, इसलिए या तो आप पॉइंट में ज़्यादातर आंसर दोगे या फिर ऐसे पैराग्राफ में आंसर दोगे। अगर हम और आगे आएंगे तो डिफरेंस वाले क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना कि जो भी अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बीच में से लाइन खींच करके और यहाँ पे हेडिंग डाल करके और फिर ये पॉइंट वाइज ऐसे मेंशन कर सकते हो। जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा तो इसके सामने भी पहला, दूसरे के सामने दूसरा, और तीसरे के सामने तीसरा, और चौथे के सामने चौथा लिखना वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे मान लो पहला आपने 4 लाइन में लिखा, इसका पहला आपका एक ही लाइन में आया, तो इसके लिए 2-3 लाइनें छोड़ दो। जैसे ही आप ये दूसरा लिखोगे तो इसी के सामने दूसरा स्टार्ट करना, ये लाइन आप छोड़ सकते हो। वैसे इस जो जिनने ये कॉपी लिखी हुई है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उनका साफ साफ जा रहा है। उसके बाद में आगे आते हैं हम, तो ये जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है, उनके ऐसे मतलब पॉइंट बन रहे होंगे, तो ये पॉइंट के हिसाब से लिखा हुआ है। फिर ये डिफरेंस वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से करना है। फिर ये रचनाएं आप जरूर पढ़ करके जाना कि इनके बारे में क्या था, तो ये सारा कुछ राइटर वगैरह का इस बार बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा हिंदी में, तो कवियों के बारे में, कविताओं के बारे में, लेखकों के बारे में, उनकी रचनाएं, उनकी जीवन परिचय, ये सब पढ़ के जाना, ये इस बार बहुत आएगा। फिर ये रचनाएं वगैरह थी। उसके बाद में ये जब आपका संदर्भ प्रसंग वगैरह वाला आता है तो आपकी पोएम लिख करके आती है पूरी। आपको क्या करना है, पोएम के या जो भी कविता आती है उसके आगे के 2 वर्ड लिखना, फिर ऐसे डैश डैश करना, फिर पीछे का 1 आध वर्ड लिखना। पीछे का मतलब उसी लाइन का नहीं, जैसे आपकी पोएम इतनी है तो आपको ये आगे का वर्ड लिखा, ये बीच का पीछे का लिखा, बीच में डॉट 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 लगा दिया, पूरा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। फिर आपको क्या लिखना है, संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। संदर्भ में क्या लिखते हैं हम, जैसे वस्तु पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो भी आपका नाम है इसमें से लिया गया और इस चैप्टर में से लिया है और इसको मतलब ये कवि ने लिखा है, इतना आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, बुक का नाम, चैप्टर का नाम और कवि का नाम ये लिखना है, लेखक का नाम, इतना हमने लिखा। प्रसंग में हमें ये लिखना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो हम प्रसंग में लिखेंगे कि जैसे मान लो वो है हमारी एक कविता है छाया मत छूना, तो वैसा कुछ अगर इस तरह से। फिर व्याख्या में आप क्या करोगे, इसको पूरा डिस्क्राइब करोगे, और व्याख्या बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, इतनी व्याख्या आपकी बहुत है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन तक की, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको जाने देना है, ठीक है। इतना ही लिखना है। फिर जो जो और क्वेश्चन होंगे आप उसके भी इसमें आंसर दे सकते हो, जैसे इसी तरह से ये लिखा हुआ। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में संदर्भ प्रसंग भावार्थ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया है ये जिसने भी लिखा है, ये संदर्भ और ये रहा प्रसंग और ये रहा भावार्थ, पर ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप संदर्भ यहाँ लिखोगे कैसे, जैसे ये इसमें लिखा ना कि ये संदर्भ है, फिर आपने लिख दिया, ये आगे हेडिंग आपके अलग से दिख रही है, तो आपको इसको अलग से दिखाना है, ये यहाँ पे ऐसा मिक्स नहीं करना है, ठीक है। संदर्भ को आप आगे लिख करके इसके नीचे 1 लाइन खींच सकते हो, प्रसंग के नीचे 1 लाइन खींच सकते हो, और व्याख्या के नीचे भी 1 लाइन खींच सकते हो। शायद ऊपर किया हुआ है, नहीं लाइन नहीं खींची है, पर आप नीचे 1 लाइन भी ऐसी खींच सकते हो ताकि आपकी हेडिंग मान करके और अच्छे से हो जाए। उसके बाद में हम और आगे चलते हैं, तो इसमें और क्या है, फिर ये प्रार्थना पत्र है, तो प्रार्थना पत्र का आप ध्यान रखना, जैसे ही आप प्रार्थना पत्र लिखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले जो एड्रेस लिखा होगा उसमें वो एड्रेस लिखना है, फिर लिखना है सेवा में, फिर जहाँ पे ये सेवा में लास्ट होता है तो आप ऐसा कॉमा लगाते हो, और कॉमा लगा करके इसी के जस्ट नीचे से जिसको भी लिख रहे हो उसको आपको संबोधित करना है। तो ये एड्रेस आपका 2 लाइनों में खत्म होना चाहिए, 1 लाइन आपको छोड़ना है, फिर सेवा में, फिर थोड़ा पीछे से ये, फिर उसके बाद में 1 लाइन आप छोड़ दिया करो, इस मैं नहीं छोड़ा है पर आपको छोड़ना है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपने विषय लिखा, तो विषय याद रखना कि ये 1 ही लाइन में खत्म हो जाए, अगर 2 में भी जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर 3-4 लाइनों का नहीं हम लिखते, तो ज़्यादातर ट्राई करना है 1 लाइन में खत्म हो जाए, और जो आपका विषय होता है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करते हैं ऐसे। फिर उसके बाद में आप लिखोगे महोदय, महोदय के बाद में से जो भी आपको लिखना है तो वो आप यहाँ से लिखना चालू करोगे, तो ये लिखा, फिर दूसरी लाइन भी आप यहाँ से लिखोगे, यहाँ से, मतलब आप चाहो तो सारा वो जो भी ये मटेरियल है इतने में खत्म कर सकते हो ऐसा लिख के, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसा ये इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाइन यहाँ फिर दूसरी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जब प्रार्थना पत्र वगैरह लिखोगे तो इसमें एक बार और ऐसा करना है कि आपको ये इसको 2 में लिखना है, एक बार तो ये ऐसा, और दूसरा पैराग्राफ ब्रेक करके ये जरूर लिखना है, ठीक है। मतलब 2 तरह से कि एक बार आपने ऊपर का लिख दिया फिर पैराग्राफ ब्रेक करके नीचे का, जिससे कि सामने वाले को जितनी बार आप पैराग्राफ ब्रेक करोगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा जाता है। पर ऐसा नहीं कि हम हर 2 लाइनों बाद पैराग्राफ ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान रखना एक बार मतलब एप्लीकेशन में 1 ही बार करना होता है, और किसी क्वेश्चन में 1 आध बार उसमें भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका खत्म हो जाए तो यहाँ लिखना है आपको धन्यवाद, और फिर इसी के नीचे लिखनी है डेट, ठीक है। फिर आपको 1 लाइन छोड़ देनी है, फिर ये जो भवदीय या प्रार्थी है ये अब इधर आने लगा, इस तरफ नहीं है। अगर जैसे शायद विमर्श पोर्टल पे जो वो एमपी बोर्ड वालों ने अपलोड किए हुए हैं पोर्शन, उसका मैं आपको दिखाता हूँ अगर होगा तो, कि ये अब इधर आने लगा है, कहाँ गया, हाँ ये है शायद। तो देखो ये आपका जो विमर्श पोर्टल है उसके ऊपर अपलोड किया गया था 2021-22 के लिए एमपी बोर्ड द्वारा। तो इसका मैं प्रार्थना पत्र का पैटर्न आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बोल रहा है कि आपको क्या क्या करना है।
तो देखो इसमें इसने बोला हुआ है कि जो प्रार्थी वगैरह है आपका, वो अब आपका इस तरफ नहीं आएगा, मतलब इधर नहीं आएगा, अब इस तरफ आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा हुआ है कि जो ये विषय के बाद में किसने ये लिखा हुआ है, कब, मतलब डेट आपकी यहाँ आएगी एक लाइन छोड़ करके, फिर ये किसने लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका अब इधर आएगा, उस तरफ नहीं रहेगा। तो हम लोग हमारी कॉपी पे वापस से चलते हैं। तो शायद ये वाली कॉपी देख रहे थे। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद में अगर आपको कभी ऐसा आए किसी की रूपरेखा लिखो, तो आपको रूपरेखा में बस इतना ही करना है कि रूपरेखा लिखे और उसके पॉइंट डाल करके कि ये ऐसा ऐसा है, तो ये आपको पॉइंट लिख देने। फिर अगर आपका निबंध लिखने को आए पूरा, तो आप रूपरेखा लिखोगे, रूपरेखा में जो जो निबंध के आप पॉइंट लिखोगे वो। फिर उसके बाद में एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कोई सा निबंध लिखो तो आप इसको ऐसा, मतलब एक आध दो लाइन का एक सेंटेंस, एक पॉपुलर, आप हर एक निबंध के बारे में याद कर सकते हो कि एक एक या दो दो लाइनों का ये जो कोटेशन होते हैं, जो वाक्य होते हैं जो अच्छे लगते हैं, इनको जरूर डाला करो, इससे आपके मार्क्स का इंप्रेशन पड़ता है। फिर उसके बाद में जैसे ये प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना लिखने के बाद में आपने यहाँ से लिखा, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया करो, फिर यहाँ से, फिर अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट किया करो, ताकि आपकी हेडिंग बहुत अच्छे से दिख जाती है। ठीक है। और जब आप दूसरी हेडिंग डालोगे तो एक लाइन छोड़ करके फिर आपने ये लिखा यहाँ से, तो एक लाइन आपने ये लिखी, फिर दूसरी आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और तीसरी यहाँ से, तो ये आपका और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक। फिर ये आपका ये हो गया। तो ये हमारी ए कॉपी जैसी भर जाएगी। तो आप बी कॉपी कितनी भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बी कॉपी में इन्होंने कर दिया। और लास्ट में इन्होंने क्या किया, उपसंहार लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में भी एक कोटेशन लिखी हुई थी, एक लास्ट में भी लिखी हुई है। तो आप भी दो अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये टॉपर्स की कॉपी थी। एक आध कॉपी को और हम रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। ये तो हमारा वो हो गया। ये कॉपी को और देख लेते। तो जैसे ये कॉपी हमारी, तो इन्होंने देखो कैसे लिखा हुआ है। इन्होंने ये जो आंसर है इनको इधर पास में ले आए, पहले वाले ने इधर लिखा था, तो आप इसको इधर लिखो या इधर, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर आंसर नंबर आप सेंटर में डालोगे। उसके बाद में ये इस आगे की तरफ हम चलते आ रहे हैं। फिर ये देखो इन्होंने मैच द कॉलम को ऐसे सामने के सामने लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं, अब तो सीधा ये पोर्शन अलग, फिर यहाँ पे अलग, और ये सामने के सामने होना चाहिए। इसी में मिक्स मत कराना, वो अलग अलग लिखना ज़्यादा अच्छा है, जैसा हमने लास्ट वाली कॉपी में देखा। फिर ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर ये आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में ये डिफरेंस वाला है। तो ये डिफरेंस का भी देखो, जैसे डिफरेंस में मैं जो आपको समझा रहा था वो ये कि पहला वाला पॉइंट आपने ये लिखा, फिर उसके बाद में इधर का पहला वाला आपने लिखा, तो ये यहाँ तक आ गया। तो आपको दूसरा यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली लाइन से आप यहीं से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जैसे ही आप दूसरा ये करोगे तो ये सामने आपके आएगा नहीं। तो ये सामने के सामने ऐसे डिफरेंस में आपके सब में होना चाहिए। फिर ये इनका सारा कुछ, अगर कोई सा गलत हो जाता है तो आप ये इसको ज़्यादा इतना काटने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार ऐसा काट रहे हो, बस आप इतना करके चलोगे वो ठीक है, और ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है। और ये, और नीचे की तरफ आप आते हो तो ये हमारी कॉपी थी बस, और ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक और बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये विज्ञान वर्ड मेरा गलत हो गया, तो आप इसको ऐसे काट दोगे, बस हो गया। कुछ बच्चे इसको ऐसे काटते हैं, ये ऐसे ऐसे करके। तो जैसे ये कॉपी आप देख रहे होगे तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई सा भी सिंगल कट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके कुछ वर्ड वगैरह जरूर गलत होंगे, जो लिखने में गलत हैं या जिनका मीनिंग गलत आ रहा है, पर उसने किया नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इतना डीप में नहीं पढ़ता है। जैसे ये तुलसीदास है, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है और अगर आप इसको ऐसे काट दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा इसको लिखते नहीं आता है, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो गलत हो गया तो पहले तो काटना ही नहीं, और अगर काटो तो एक ऐसी सिंपल सी लाइन खींच करके, ताकि वो एकदम हाईलाइट ना हो। ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। बाकी के मिलते हैं और सब्जेक्टों के ऐसी रिव्यू में, सारे सब्जेक्टों की एक एक करके मैं लाते रहूँगा आपको 10th और 12th की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और एग्जाम में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।